हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय और सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो है सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, उसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें जो है भौगोलिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में बताया गया है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है गंगा सिंधु का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार और चौथा है राजस्थान का मरुस्थल, पाँचवा है समुद्र का तटीय मैदान। तो उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर में कश्मीर से नेफा तक हिमालय पर्वतमालाएं फैली हुई हैं और इन पर्वतमालाओं पर अनेक महात्मा तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील सर्वोत्तम पुण्य भूमि है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश यहाँ के प्रमुख तीर्थस्थल हैं, जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी आदि भारत के दर्शनीय स्थल हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये स्थान बर्फ से आच्छादित है और इस कारण ग्रीष्म ऋतु में से पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। हिमालय को गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों का जन्मस्थल माना जाता है और इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियों में विभिन्न खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और अनेक जनजातियाँ नागा, मारू, मिकर, ओवट आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जनजातियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, यहाँ आप मार्क कीजिएगा कि अनेक जनजातियाँ नागा, मारो, मिकर, ओवट, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेट में देखने को मिलते हैं। फिर आप पूछते हो कि पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, तो तभी मैं आपको ये पुस्तक करा रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूट पाए और आप अपनी अच्छे से जो है JRF तक क्लियर कर पाएँ। तो ऐसे पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। यह है गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से लेकर दक्षिणी पठार के बीच के मैदानी भाग से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ बहती हैं, जिसके कारण यह भाग अत्यधिक उपज वाला है। यहाँ पर्याप्त खेती होती है। यमुना, चंबल मैदान और सोन नदियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण के राज्य में बहुत कुछ नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेरियार बहती हैं, जिन्होंने कृषि की उत्पादकता को बहुत बढ़ाया है। अत्यधिक उपज वाला प्रदेश होने के कारण ही बाहरी आक्रमणकारियों यहाँ आने के लिए सदैव उत्कट रहे हैं और इस क्षेत्र को बाहरी व आंतरिक सभ्यता संस्कृति का संगम स्थल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अनेक वैभवशाली साम्राज्य उत्पन्न हुए हैं, बड़े बड़े नगर बने हैं, देश की जनसंख्या का बड़ा भाग यहाँ निवास करता है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी जैसे धार्मिक स्थल इस स्थान पर पाए जाते हैं। फिर है दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिण पठार 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप एक पठारी प्रदेश है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण यहाँ प्रकृति ने अनेक साधन बिखेर दिए हैं। यह भाग अनेक बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण है और इस प्रदेश में अनेक जंगल हैं, वो भी घने, जिनमें से विश्व की प्राचीनतम जनजातियाँ चेंगू, इरूला व कदाई आदि निवास करते हैं। ठीक है, नायर और टोडा जनजातियाँ भी इसी क्षेत्र की हैं। इस क्षेत्र में द्रविड़ सभ्यता का प्राधान्य है, क्योंकि मूल द्रविड़ों का यही मूल स्थान था। मराठा लोगों की भी यही कर्मभूमि थी और कपास यहाँ का मुख्य उपज है। दक्षिण जो क्षेत्र होते हैं, राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर का शुष्क रेतीला भाग थार का मरुस्थल कहलाता है। वर्षा और जल के अभाव के कारण यहाँ खेती बहुत कम होती है और राजस्थान की प्रसिद्ध नदी बनाम है। जयपुर जिले में प्रसिद्ध नमक की झील है सांभर झील। ठीक है, विंध्याचल का पहाड़ी क्षेत्र उत्तर और दक्षिण के बीच की कड़ी माना जाता है। राजपूत राजाओं द्वारा शासित यह प्रदेश अपनी आन बान, शान और बलिदानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह जौहर सती प्रथा के लिए इतिहास में प्रसिद्धि पाई है। यहाँ का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और भाषा अपनी विशेषता लिए हुए है। अगला है कि समुद्र तटीय मैदान। दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान स्थित हैं। इस पश्चिमी तटीय भाग को कोंकण और मालाबार कहा जाता है। पूर्वी भाग को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है और इस तटीय प्रदेश में बम्बई, सूरत, कालीकट, कोचिन, गोवा, मद्रास, विशाखापट्टनम आदि बंदरगाह स्थित हैं।
जहाँ से भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बर्मा, शाम, जावा, सुमात्रा, अरब, ईरान और फारस की खाड़ी आदि देशों से बने हुए हैं। हिंदुओं का पवित्रतम तीर्थस्थल रामेश्वर भी यहीं स्थित है। ठीक है, और यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय समाज में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। तो भारतीय समाज और उसकी सांस्कृतिक विश्व की संस्कृतियों में अपना एक अक्षुण्ण स्थान बनाए हुए हैं। इसका प्रमुख कारण इसकी सांस्कृतिक परंपरा कही जा सकती है। धर्म, क्रम, जातीय वर्ण व्यवस्था, सहिष्णुता, अनुकूलता की विशेषता, आध्यात्मिकता व ग्रहणशीलता आदि अनेक विशेषताओं के कारण यह समाज विदेशी व बाहरी संस्कृतियों का आकर्षण का केंद्र रहा है। संयुक्त परिवार, जातिगत मूल्य, कर्म और धर्म की प्रधानता आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। आत्मसात और सात्वीकरण की विशेषता के कारण ही हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों के अनुयायी भारत की संवैधानिक व्यवस्था, शासन तंत्र और अन्य सार्वजनिक जीवन में सहभागिता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज और संस्कृति में निरंतर एकता पाई जाती है। इन विशेषताओं के साथ ही भारत को विविधता युक्त समाज कहा जाता है। यहाँ अनेक जातियों प्रजातियों के लोग साथ साथ रहते हैं, जिनमें उच्चता निम्नता का संस्तरण पाया जाता है। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। अनेक धर्म अनुयायी जो है यहाँ रहते हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि स्थित हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी यहाँ विभिन्नता पाई जाती है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार अनेक भिन्नताएं यहाँ मिलती हैं और भारत में व्याप्त भिन्नताओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, फिर है संजातीयता या नृजातिकी। संजातीयता या नृजातिकी समूह को किसी समाज की जनसंख्या के भाग के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संजातीयता क्या है और नृजातिकी क्या है। तो नृजातिकी समूह किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में उसे लिया जाता है या समझा जाता है, जिसकी भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रथा आदि किसी दूसरे समूह से अलग हो। तो संजातीयता लोगों का वह समूह होता है जिसके सदस्य की भाषा, धर्म, प्रजाति, वेशभूषा, खान पान व रहन सहन आदि समान हो। इन समस्त लक्षणों में से केवल कुछ ही लक्षण किसी समूह में पाए जाने पर उसे संजातीय समूह की संज्ञा दी जाती है। तब बात को यहाँ समझिए कि क्या कह रहा है कि संजातीयता वो है जिसमें किसी समाज की जनसंख्या का एक भाग लिया जाता है और उस जनसंख्या के भाग की भाषा, धर्म, संस्कृति किसी दूसरे समूह से अलग हो तो अथवा संजातीय लोगों का वह समूह होता है। ठीक है, जिसके सदस्य की भाषा, प्रजाति, वेशभूषा, रहन सहन यदि समान हो तो इन समस्त लक्षणों में केवल कुछ ही लक्षण किसी समूह में पाए जाने पर उसे संजातीय समूह की संज्ञा दी जाती है, यदि उसके समान होते हैं तो। यदि किसी समाज के कुछ सदस्यों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों की अभिव्यक्ति और उसका संचरण होता हो तो उसे भी, ठीक है, संजातीयता के अंतर्गत लाया जाता है। और उसी भांति जब कोई समूह समाज में किसी विशिष्ट स्थिति या मान्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसे संजातीय चेतना के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, कोई विशिष्ट स्थिति पा लेता है तब। एक संजातीय समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, अतः संजातीयता को एक संस्कृति तथ्य के रूप में भी लिया जा सकता है और इसमें यह अर्थ निकलता है कि संजातीयता एक सांस्कृतिक समूह भी है। कभी कभी संजातीयता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होती है और इस रूप में यह उद्देश्य प्राप्ति का साधन भी मानी जाती है। इससे यह अर्थ निकलता है कि संजातीयता को समूह के रूप में, हितों के व्यक्ति के रूप में और उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में सांस्कृतिक समूह या तथ्य के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, एक संजातीयता समूह के लोग परस्पर प्रेम, सहयोग और की भावना से रहते हैं और एक दूसरे के साथ स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे जनजातीय समूह से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, उनमें अहम की भावना पाई जाती है, इसलिए वे अपनी भाषा, रहन सहन, संस्कृति दूसरों से श्रेष्ठ कर मानते हैं। तब वो उसमें जो है सांस्कृतिक केंद्र प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है,
संजातीयता के आधार पर एक शक्तिशाली समूह दूसरे समूह संजातीय समूह का शोषण करता है, भेदभाव करता है, समाज में असमानता आती है इससे, और समाज तनाव का कारण बनता है समाज में। और भारत में समय समय भाषा, धर्म, संप्रदाय के आधार पर अनेक झगड़े हुए हैं कि किसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संजातीय समूह एक हो जाते हैं और दूसरे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसी भांति एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी समूह से समानता का व्यवहार करता है। परिणाम स्वरूप आंदोलन होते हैं। ग्राम नगर के आधार पर भी संजातीय समूह में परस्पर टकराव हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि संजातीयता लोगों में प्रेम, सहयोग, संगठन को बढ़ावा देती है और साथ ही एक दूसरे समूह के प्रति भेदभावना की भावना को भी जन्म देती है। और आज समाज में भाषा, धर्म, राज्य, नगर आदि तत्वों को लेकर आंदोलन होते हैं। और अगली वीडियो में हम इसकी दूसरे पार्ट यानी कि धार्मिक विभिन्नताएं के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी जो है अगली वीडियो में आएगा, तो आप जो है जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।